नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय के लिए समय सीमा निर्धारित की। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRBs के विलय के चौथे चरण की घोषणा की। IUCN ने शेर यानी पैंथेरा लियो के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पंचायत प्रगति सूचकांक जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को अधिसूचित किया। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के प्रारंभिक निष्कर्ष जर्नल नेचर जेनेटिक्स में प्रकाशित हुए। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय के लिए समय सीमा निर्धारित की। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में राज्य विधानमंडल से पारित विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत सहमति देने या उसे रोके रखने से संबंधित शक्तियों को स्पष्ट किया। शीर्ष न्यायालय ने पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दिए गए उसके विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया। अब इसकी शुरुआत हुई तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले से। तो चलिए इसके मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि संविधान के तहत राज्यपाल को पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 200 में प्रयुक्त यथाशीघ्र शब्द राज्यपाल द्वारा शीघ्रता से निर्णय लेने की आवश्यकता को दर्शाता है। आपको बता दें कि पूर्ण वीटो का मतलब राज्यपाल विधायिका से पारित किसी विधेयक को पूरी तरह मंजूरी देने से रोक देने से है। वहीं पॉकेट वीटो के तहत विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उसे अनिश्चित काल तक लंबित रखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही कि विधानमंडल द्वारा फिर से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। यदि पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयक को विधानमंडल बिना बदलाव के फिर से पारित करता है और उसमें कोई मूलभूत परिवर्तन ना हो तो राज्यपाल को उस विधेयक पर अनिवार्य रूप से सहमति देनी होगी। साथ ही राज्य सरकार की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना ही होगा। उसके पास स्वतंत्र विवेकाधिकार नहीं है। हालांकि इसके लिए अपवाद ये है कि यदि किसी पारित विधेयक से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रभावित होती हैं तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयक पर राज्यपाल द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की है। यदि राज्यपाल दी गई समय सीमाओं का पालन नहीं करता है तो उसकी निष्क्रियता की न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाएगी। अब थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि आखिर संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति की प्रक्रिया क्या है। राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं, जिनमें से राज्यपाल को कोई एक विकल्प अपनाना होगा। पहला, विधेयक पर अपनी सहमति देना। दूसरा, विधेयक पर अपनी सहमति रोकना। और तीसरा, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना। इसके अलावा विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाया जा सकता है। राज्यपाल गैर धन विधेयक को संशोधन हेतु अनुशंसा के साथ पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को वापस लौटा सकता है। यदि विधानमंडल उसी विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित करता है तो राज्यपाल को उस विधेयक पर अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होगी। और फिर है विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना।
यदि कोई विधेयक हाई कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करता है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। चलिए अब बात करते हैं राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर कार्यवाही की निर्धारित समय सीमाओं की, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। सबसे पहले यदि राज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी नहीं देना चाहते या उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें 1 माह के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। दूसरा, सुझाव के साथ विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने से संबंधित समय सीमा को देखें तो यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह न मानते हुए मंजूरी को रोकते हैं तो उन्हें 3 माह के भीतर उस विधेयक को अपने सुझावों के साथ पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटाना होगा। तीसरा, अगर राज्य मंत्रिमंडल की सलाह न मानने पर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना चाहते हैं तो यह निर्णय भी उन्हें 3 माह के अंदर लेना होगा। और अंत में यदि कोई विधेयक विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किया गया है तो उस पर राज्यपाल को 1 माह के भीतर अनिवार्य रूप से अपनी मंजूरी देनी होगी। इन निर्देशों के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर यथाशीघ्र कार्रवाई केवल शब्दों तक सीमित न रहे बल्कि व्यवहारिक और समयबद्ध हो। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीज के विलय के चौथे चरण की घोषणा की। केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक आरआरबी सिद्धांत के आधार पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबीज के विलय की अधिसूचना जारी की। आइए पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के बारे में जान लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि को समझें तो केंद्र सरकार ने व्यास समिति की सिफारिशों के आधार पर 2004 से 2005 में आरआरबीज का विलय शुरू किया था। 3 चरणों के विलय के पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से घटकर 2020-21 तक 43 हो गई थी। वहीं कानूनी प्रावधान देखें तो उपयुक्त विलय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत किए गए हैं। आइए अब एक राज्य एक आरआरबी सिद्धांत के बारे में भी जान लेते हैं। प्रत्येक राज्य में केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा जिसे सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक प्रायोजित करेगा। इसका उदाहरण देखें तो बिहार में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार में ग्रामीण बैंक को मिलाकर बिहार ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा। इसका मुख्यालय पटना में होगा और इसका प्रायोजक बैंक पंजाब नेशनल बैंक होगा। चलिए अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीज के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1975 के नरसिंघम वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबीज की स्थापना हुई थी। इसके लिए वर्ष 1975 में एक अध्यादेश जारी किया गया था। इसके अगले वर्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इसे और मजबूत किया गया था। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। इनका उद्देश्य लघु किसानों, मजदूरों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को ऋण एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके कृषि, व्यापार तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजक बैंक के अनुरोध पर आरआरबीज स्थापित किए जाते हैं। ऐसे में आरआरबीज के स्वामित्व को देखें तो केंद्र सरकार के पास 50%, राज्य सरकार के पास 15% तथा प्रायोजक बैंक के पास 35% स्वामित्व है। विनियमन और पर्यवेक्षण को समझें तो आरआरबीज का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। NABARD इनका पर्यवेक्षण करता है। कर उद्देश्यों से आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत इन्हें सहकारी संस्थाओं के रूप में दर्जा प्राप्त है। चलिए आरआरबीज के लिए मुख्य आवश्यकताएं भी जान लेते हैं। आरबीआई के नियमानुसार इन्हें 9% का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात CRAR बनाए रखना अनिवार्य है। समायोजित निवल बैंक ऋण यानी ANBC या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर यानी CEOBE इनमें से जो भी अधिक हो उसका 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण यानी PSL के रूप में वितरित करना होगा। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय क्यों किया जा रहा है। पहला है कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए। ऐसे में पूंजी आधार में वृद्धि होगी, संचालन लागत में कमी आएगी और कर्मचारियों का सही से उपयोग किया जा सकेगा। अगला है प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रायोजक बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा कम होगी। तीसरा है भविष्य की बैंकिंग हेतु तैयार रहने के लिए। इसमें AI ब्लॉकचेन आधारित बैंकिंग तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से जुड़ी चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार रखने में मदद मिलेगी। चौथा है ग्राहकों हेतु सेवाओं में वृद्धि करने के लिए। इसमें प्रौद्योगिकी और अवसंरचना में सुधार होगा तथा कर्मचारियों को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा। और आखिरी है प्रदत्त सेवाओं में वृद्धि के लिए। इसमें अधिक और हाई वैल्यू बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। IUCN ने शेर पैंथेरा लियो के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया। ग्रीन स्टेटस IUCN रेड लिस्ट से संबंधित एक अनुपूरक साधन है। यह प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति और उनके संरक्षण की सफलता के मापन का आकलन करता है। शेर यानी पैंथेरा लियो के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट के मुख्य बिंदुओं को देखें तो पहला है शेर का ग्रीन स्टेटस। इनकी आबादी काफी हद तक कम हो गई है, जबकि यह प्रजाति IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध है। दूसरा है मानवीय प्रभाव। मानवीय गतिविधियां शेर को उसके प्राकृतिक पर्यावास में पारिस्थितिक रूप से उसकी भूमिका निभाने में बाधा उत्पन्न कर रही है। तीसरा है विलुप्त क्षेत्र। शेर उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया में विलुप्त हो चुका है। और चौथा है संरक्षण सफलता। पश्चिमी और दक्षिणी मध्य अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और भारत के कुछ हिस्सों में किए गए प्रयासों से संभावित विलुप्ति को रोकने में मदद मिली है। आइए अब प्रजातियों के IUCN ग्रीन स्टेटस को भी समझ लेते हैं। प्रजातियों के IUCN ग्रीन स्टेटस के बारे में जाने तो IUCN ने 2012 में विश्व संरक्षण कांग्रेस में प्रजातियों, पारिस्थितिकी प्रणालियों और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण की सफलता को मापने के लिए ग्रीन स्टेटस के निर्माण का आह्वान किया था। वहीं इसके उद्देश्य की बात करें तो पहला है कि यह रेड लिस्ट का पूरक है। रेड लिस्ट प्रजाति के विलुप्त होने के जोखिम पर ध्यान केंद्रित करती है। वहीं ग्रीन स्टेटस इस बात पर जानकारी प्रदान करता है कि प्रजातियों को कैसे पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही इसके लिए संरक्षण संबंधी कौन से उपाय करना आवश्यक है। दूसरा है संरक्षण की सफलता पर प्रकाश डालना। यहां तक कि विलुप्त होने के कम जोखिम वाली प्रजातियों जैसे खारे पानी के मगरमच्छ को भी अपने ऐतिहासिक पर्यावास में पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। यह दर्शाता है कि संरक्षण का अर्थ केवल प्रजाति को विलुप्त होने से रोकना मात्र नहीं है। अब इसकी श्रेणियां देखें तो इसमें 8 पुनर्प्राप्ति चरण शामिल हैं, जैसे कि पूर्णतः पुनर्प्राप्ति, कोई गिरावट नहीं, कम गिरावट, मध्यम गिरावट, बहुत अधिक गिरावट, गंभीर स्तर तक गिरावट, वन में विलुप्त, अनिश्चित स्थिति आदि। अब IUCN रेड लिस्ट में प्रजातियों के आकलन के 100 से अधिक IUCN ग्रीन स्टेटस शामिल हैं। चलिए अब ग्रीन स्टेटस किस प्रकार प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति को निर्धारित करता है, ये जानते हैं। कोई प्रजाति पूर्णतः पुनर्प्राप्त हो जाती है यदि वह मानव प्रभाव के कारण नष्ट हुए क्षेत्रों सहित अपने ऐतिहासिक पर्यावास के सभी भागों में मौजूद है। वह अपने पूरे पर्यावास में व्यवहार्य आबादी में मौजूद है और उन्हें विलुप्त होने का खतरा नहीं है। वह अपने पर्यावास के सभी भागों में पारिस्थितिकी कार्य को संपन्न करती हैं आदि। इन सभी कारकों के आधार पर ग्रीन स्कोर प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि ग्रीन स्कोर 0 से 100% के बीच दिया जाता है, जो यह दर्शाता है कि कोई प्रजाति पूर्णतः पुनर्प्राप्ति के कितने करीब है। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पंचायत प्रगति सूचकांक जारी किया। आपको बता दें कि देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 29 राज्यों की लगभग 2.16 लाख ग्राम पंचायतों के आंकड़ों का आकलन किया गया है। पंचायत का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों के अनुच्छेद 243B के तहत गठित स्वशासन की संस्था से है। चलिए सबसे पहले पंचायत प्रगति सूचकांक यानी PAI के बारे में बात करते हैं। PAI एक बहुक्षेत्रीय और बहुक्षेत्रकीय सूचकांक है। इसका पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य ये मापने का प्रयास करना है कि जमीनी स्तर की संस्थाएं स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को कितनी अच्छी तरह प्राप्त कर रही हैं। ये सूचकांक स्थानीय विकास से संबंधित 9 प्रमुख थीम्स के आधार पर पंचायतों का मूल्यांकन करता है। अब बात करते हैं पंचायत प्रगति सूचकांक यानी PAI में दी गई श्रेणियों की। पहली है अचीवर यानी 0%। इस वर्ष के आकलन में भारत की कोई भी पंचायत अचीवर श्रेणी में जगह नहीं बना पाई है। दूसरी एस्पिरेंट यानी आकांक्षी, जो कि 61.2% है। इस श्रेणी में सर्वाधिक संख्या में पंचायतों ने अपना स्थान हासिल किया है। तीसरी परफॉर्मर यानी प्रदर्शनकर्ता, इस श्रेणी में लगभग 36% पंचायतें हैं। इसके तहत काफी संख्या में पंचायतों ने मध्यम स्तर की प्रगति हासिल की है। और आखिरी श्रेणी है फ्रंट रनर यानी अग्रणी। इस श्रेणी में सबसे अधिक पंचायतों के साथ गुजरात शीर्ष पर है। अब अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले पंचायत विकास से संबंधित थीम भी जान लेते हैं। इसमें थीम 1 के तहत गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाली पंचायत,
थीम 2 से आशय स्वस्थ पंचायत, थीम 3 बच्चों के लिए अनुकूल पंचायत, थीम 4 जल पर्याप्त पंचायत, थीम 5 स्वच्छ और हरित पंचायत, थीम 6 पंचायत में आत्मनिर्भर अवसंरचना, थीम 7 सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायत, थीम 8 सुशासन वाली पंचायत और थीम 9 से आशय महिलाओं के अनुकूल पंचायत का निर्माण करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को अधिसूचित किया। यह योजना उद्योगों द्वारा सामना की जा रही अलग अलग चुनौतियों के आधार पर लक्षित सेगमेंट उत्पादों पर विभेदित राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। योजना के तहत वैश्विक या घरेलू मूल्य श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करके एक मजबूत घटक विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इससे घरेलू मूल्य संवर्धन यानी DVA में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही भारत के निर्यात का वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में हिस्सा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए देश के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं यानी GVC से जोड़ा जाएगा। अब ये जानते हैं कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है। इसका सबसे पहला कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा, विशेष रूप से रक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना में विदेश निर्मित इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर निर्भरता डेटा उल्लंघन तथा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे जोखिम पैदा करती है। GTRI के अनुसार चीन और हांगकांग भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल उत्पादों के 56% आयात के लिए जिम्मेदार है। दूसरा कारण है तैयार उत्पादों यानी एंड प्रोडक्ट्स के घरेलू उत्पादन के बावजूद आयात में वृद्धि। MEITY की पिछली पहलों के कारण भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वित्तीय वर्ष 2015 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 9.52 लाख करोड़ रुपए हो गया था। हालांकि घटकों के आयात में भी वृद्धि हुई है क्योंकि घटक विनिर्माण के लिए स्थानीय क्षमता अब भी अपर्याप्त है। अगला है रणनीतिक अवसर। चीन +1 शिफ्ट। दुनिया की कई कंपनियां अब चीन से बाहर वैकल्पिक विनिर्माण स्थानों की तलाश कर रही हैं। ऐसे में भारत के पास घटक और सब असेंबली निर्माण में निवेश आकर्षित करने का सुनहरा अवसर है। और आखिरी है इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ता महत्व। डिजिटलीकरण के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक बन गया है। नवीनतम योजना से इस क्षेत्र में संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान होने की उम्मीद है। इन चुनौतियों में नीति आयोग द्वारा वर्णित की गई उच्च पूंजीगत लागत, लंबी अवधि का जेस्टेशन, कम लाभ मार्जिन, विस्तार की कमी आदि शामिल है। सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे: टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन, पूंजीगत निवेश यानी कैपेक्स प्रोत्साहन और हाइब्रिड प्रोत्साहन। योजना की अवधि की बात करें तो टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन के लिए 6 वर्षों के साथ एक वैकल्पिक प्रारंभिक यानी जेस्टेशन वर्ष शामिल किया गया है यानी 6+1, जबकि कैपेक्स समर्थन उन निवेशों पर लागू होगा जो स्वीकृति की तारीख से 5 वर्षों के भीतर किए गए हैं। पात्रता की दृष्टि से योजना ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं दोनों के लिए उपलब्ध है। इस योजना का आधार वित्तीय वर्ष 2024-25 होगा और इसके कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी परियोजना प्रबंधन एजेंसी यानी PMA को सौंपी गई है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के प्रारंभिक निष्कर्ष जनरल नेचर जेनेटिक्स में प्रकाशित हुए। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के प्रारंभिक निष्कर्षों में भारत के 9,772 व्यक्तियों में 180 मिलियन आनुवंशिक वेरिएंट का पता चला है। जीन वेरिएंट DNA अनुक्रम में एक स्थायी परिवर्तन है जो एक जीन निर्मित करता है। जीनोम एक व्यक्ति या प्रजाति में मौजूद आनुवंशिक सामग्री का संपूर्ण सेट है, जहां कुछ सेट में DNA या कुछ में RNA मौजूद होता है। आइए इस प्रोजेक्ट पर किए गए अध्ययन के बारे में जान लेते हैं। यह तिब्बती बर्मन, इंडो यूरोपियन, द्रविडियन और ऑस्ट्रो एशियाटिक तथा मिश्रित आबादी सहित अन्य जनजातीय समूहों के जनजातीय एवं गैर जनजातीय समूहों को कवर करता है। वहीं इसके गुणसूत्र गैर लैंगिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम और लैंगिक गुणसूत्र यानी X व Y प्रकार के होते हैं। यह अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है ये जानते हैं। पहला है विशिष्ट आनुवंशिक स्वरूप को समझना। किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के बीच संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण में लगभग 0.1% का ही अंतर होता है। व्यक्तियों के बीच आनुवंशिक विविधताएं हमारी रोग पूर्ववृत्तियों यानी प्रीडिस्पोजिशन और दुर्लभ वंशानुगत विकारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह इन समुदायों के इतिहास, प्राकृतिक चयन और अनुकूलन को समझने में मदद करेगा। अगला है एक संदर्भ पैनल का निर्माण करना। यह भविष्य में किए जाने वाले छोटे पैमाने के अध्ययनों के लिए उपयोगी एक वेरिएंट पैनल बनाने में मदद करेगा। इससे भारतीय आबादी में जीन
और बीमारियों के बीच संबंध जोड़ने में आसानी होगी। तीसरा है स्वास्थ्य सेवा में अनुप्रयोग। यह कम लागत वाली डायग्नोस्टिक किट विकसित करेगा। साथ ही रोग निदान और दवा प्रतिक्रियाओं आदि के आनुवंशिक आधार का पूर्व अनुमान लगाकर सटीक चिकित्सा प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। यह लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। खबर के अंत में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को देखें तो पहले बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। इसकी शुरुआत 2020 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने की थी। इसका लक्ष्य भारत की आनुवंशिक विविधता का मापन करना है। इसमें 20 संस्थानों का सहयोग शामिल है। वहीं इसका उद्देश्य देखें तो इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय आबादी में पाए जाने वाली जीन संबंधी विविधताओं की एक व्यापक सूची बनाना है, जो हमारी विविधता को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सके। अब उपलब्धि को देखें तो 10,000 नमूनों का पूर्ण जीनोम अनुक्रमण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इससे भारत की विशिष्ट आनुवंशिक विविधता की एक समग्र सूची तैयार की जा रही है। वहीं आखिरी है डेटा संग्रहण। इस प्रोजेक्ट से संबंधित सभी डेटा को हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित भारतीय जैविक डेटा केंद्र यानी IBDC में संग्रहित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे स्लोवाकिया की, जिसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति स्लोवाकिया पहुंची। स्लोवाकिया के बारे में बात करें तो पहले आती है इसकी भौगोलिक अवस्थिति। यह स्लोवाकिया मध्य यूरोप का एक भू आबद्ध देश है। इसकी सीमाएं देखें तो इसके उत्तर में पोलैंड, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रिया और उत्तर पश्चिम में चेक गणराज्य स्थित है। आपको बता दें कि स्लोवाकिया यूरोपीय संघ का सदस्य है। अब इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखें तो इसके पर्वत की बात करें तो कार्पेथियन पर्वत, जो हाई टाट्रास सबसे ऊंचा बिंदु है, और डैन्यूब नदी बेसिन है। इसकी प्रमुख नदियां डैन्यूब है, जो स्लोवाकिया और हंगरी के बीच की सीमा बनाती है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में दुबई के क्राउन प्रिंस भारत की यात्रा पर आए थे। ये क्राउन प्रिंस की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। कॉटन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कपास की 100 लाख गांठों की खरीद की। कॉटन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आइस क्रंच नामक परियोजना की शुरुआत की और भारत के पहले उच्च ऊंचाई जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। आइस क्रंच यानी उत्तर पश्चिमी हिमालय में हिम नाभिकीय कण और मेघ संघनन नाभिक गुण भारत एवं स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों के बीच सहयोगात्मक अध्ययन है। IIT खड़गपुर द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि धरातलीय ओजोन प्रदूषण खासकर इंडो गंगा के मैदान और मध्य भारत में प्रमुख खाद्य फसलों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर इंडिया स्किल एक्सेलरेटर पहल शुरू की। इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर एक राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी सहयोग मंच है। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित नवाचार और समाधान को सुगम बनाना है। IEPFA और IPPB ने निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण को संयुक्त रूप से शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह चित्तौड़गढ़ किले के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। मातृ मृत्यु दर के रुझान का अनुमान 2000 से 2023 तक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह यानी MMEIG द्वारा जारी की गई है। इस समूह में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, UNFPA, विश्व बैंक समूह और UNDESA या पॉपुलेशन डिवीजन शामिल है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।